पेज नंबर 194, पेज नंबर 194। आज बेटा हम मोस्टली ट्राई करेंगे कि अपन सेक्शन कौन कौन सा कवर करें। 184, 185, 186, 187 और 188, ये 5 सेक्शन की आज हम प्लानिंग करके आए कि ये 5 सेक्शन तो आज पढ़ ही लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि 5वें सेक्शन तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 सेक्शन में हम एग्जॉस्ट होने वाले हैं, बाकी ये 2 सेक्शंस मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा। ये तो वैसे फालतू का ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सेक्शन नंबर 184, टॉपिक चैप्टर कौन सा चल रहा है? डायरेक्टर की बारात में कितना नंबर का है? 5वां। 4 लेक्चर हमारे डायरेक्टर के हो चुके हैं, ये 5 है, उसका मोस्टली और 2 लेक्चर्स लगेंगे, 7 लेक्चर्स में हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 184। पहले बताओ, इस सेक्शन को कहीं ना कहीं तो देखा था हमने, किधर देखा था? बुक में। देखो नला, इसका रिप्लाई बहुत जोरदार था, सर बुक में ही देखा था, कहीं तो देखा था लेकिन बुक में देखा था। बेटा याद आ रहा, सेक्शन नंबर ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था, उसमें था ना क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 164, 167, 164 में था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, और 167 में, सॉरी 164 में क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसमें हम डिस्क्वालिफिकेशन उल्टा पढ़ते थे, और 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस। इन्हीं 2 सेक्शन में हमने 184 की जिक्र की थी। ठीक है, नलायक याद नहीं आ रहा नलायकों को। मेरे को डायरेक्टर का एक शब्द पूछना कुछ नहीं आएगा, गारंटी। चलो बेटा, सबसे डेंजर चैप्टर है तुम्हारी लाइफ में ये चैप्टर और जनरल मीटिंग एक काल है, और यही दोनों चैप्टर कंपनी में सबसे ज्यादा काम आती है। पूरे साल में डायरेक्टर के साथ ही तुम्हें छेड़खानी करनी है, मेंबर के साथ ही छेड़खानी करना, और क्या करना है, बाकी सब तो लाइफ कट कॉपी पेस्ट है। कोई बच्चे जो मेरे सीएस बने हुए ना, बोलते सर सीएस वाली लाइफ में इतना दिक्कत ही नहीं है, खाली कट कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं हम। आपने जितना पढ़ाया, अब ड्राफ्टिंग करनी है, बोलते सर कुछ नहीं करते अपन, ड्राफ्टिंग में लिखते थोड़ी हैं, उधर से वो फाइल डाउनलोड किया, बस कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, बस यही करते हैं। तो पढ़ा तो रहे। अरे पता तो होना चाहिए ना, नहीं पता तो होना चाहिए ना कौन सा प्रोविजन कहाँ पे क्या लगेगा। कट कॉपी पेस्ट, देखो कट कॉपी पेस्ट है जो लोग जॉब में हैं, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको तो नॉलेज लगानी पड़ेगी ना। आ जाओ 184। सबसे पहले बेटा जो 184 सेक्शन है ना, वो डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर ऑफ, अब पूछोगे अमित सर पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है तुम्हारा नाता है कंपनी के साथ, तुम्हारा नाता है कंपनी के साथ, किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो बिजनेस रिलेशन हो। मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और मेरा उस कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो बोला वो भी इंटरेस्ट है, वो भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा। और मेरा उस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है, वो भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा। याद करो, हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था। एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 15 से ज्यादा करना है तो ऐसा लेना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? 20 पढ़ा था हमने। मान लो बेटा अपनी साक्षी जो है वो टोटल 12 कंपनी की डायरेक्टर है। मान लो कंपनी ए बी सी डी ई एफ, 5 लेते हैं, 12 छोड़ो, ए बी सी डी ई एफ, इतनी कंपनी की वो डायरेक्टर है। एक बात मुझे बताओ, जब वो डायरेक्टर एफ में बनी होगी तो सबको बताना पड़ेगा ना, भैया मैं ई डी सी बी सब में डायरेक्टर हूं। और जब ए में गई तो क्या बताएगी? मैं बी सी डी, मतलब हर एक कंपनी को एक दूसरे के डायरेक्टरशिप के बारे में इसको बताना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मान लो अभी साक्षी इतनी कंपनी में डायरेक्टर है, अभी इसको मान लो एक कंपनी है एच अपॉइंट करने जा रही है, तो जब एच में अपॉइंट होने के लिए जाएगी तो डिस्क्लोजर करेगी कि मैं ऑलरेडी ए बी सी डी ई एफ में डायरेक्टर हूं। और अगर मान लो ये अपॉइंटमेंट के टाइम में डिस्क्लोजर नहीं कर रही है, तो जब भी इन कंपनी का इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने डिस्क्लोजर नहीं किया तो तुम्हारा दोनों कंपनी में इंटरेस्ट है, तुम इधर से भी बोलोगे उधर से भी बोलोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करने का मतलब यह है कि तुम्हें उस मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारा कोई राइट इफेक्ट होगा, बस उस मीटिंग में या उस डिस्कशन में तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। समझा? तो हर एक डायरेक्टर को अपना डिस्क्लोजर बताना पड़ता है कि आप दूसरे कंपनी में किस टाइप के रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग से आपको डिस्क्लोजर देना है। ध्यान से, ये डिस्क्लोजर एवरी ईयर देना है,
1 अप्रैल को देना है। बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपको ये डिस्क्लोजर देना है। बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्या देना है? डिस्क्लोजर देना है। कौन से फॉर्म में? MBP1 फॉर्म नंबर याद रखो, MBP1, इसमें आपको डिस्क्लोजर देना है। देखो, एक तो है एवरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में डिस्क्लोजर देना है। अब रोशनी क्या पूछ रही है? अमित सर आपने बोला बिगिनिंग 1 अप्रैल को डिस्क्लोजर देना है। मान लो सर 1 अप्रैल में साक्षी एच में डायरेक्टर थी ही नहीं, वो 10 अप्रैल को बनी है। तो बोला ठीक है, अगर वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद बनी है तो आने वाली मीटिंग में डिस्क्लोजर करे, आने वाला जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसमें डिस्क्लोजर करे, या फिर जिस मीटिंग में उस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मान लो F और H कंपनी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अब क्या होगा? साक्षी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किस चीज का? कि मेरा सर F में इस टाइप का रिलेशन है। जैसे ही साक्षी डिस्क्लोजर करेगी, अब लॉ मेकर क्या बोलता है कि भैया तुम्हें उस मीटिंग से हम क्या करेंगे? बाहर निकाल, मतलब तुम्हारा वोट काउंट नहीं किया जाएगा और कोई राइट इफेक्ट नहीं होगा इसका। समझ में आया? डिस्क्लोजर हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि आपका किस टाइप का इंटरेस्ट है और आप कितने बायस्ड हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पापा किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और उसी कंपनी में मुझे अगर एमडी बनाया जा रहा है, तो बताओ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे पापा को करना पड़ेगा ना, कि आप जिस पर्सन को एमडी बनाने की सोच रहे हैं वो मेरा लड़का है। तो जैसे ही पापा ये डिस्क्लोजर देंगे, क्या उनको उस बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा जहां पे मेरी अपॉइंटमेंट की रिजोल्यूशन पास की जाएगी? क्या मेरे पापा का रिजोल्यूशन कभी ना में होगा? बिल्कुल ना हो। कितनी भी दुश्मनी होगी लेकिन उस टाइम में रिजोल्यूशन नाम में बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए लॉ मेकर क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। आई बातें समझ में? लॉजिक क्लियर हुआ? अब याद करो, याद आ रहा जब हमने कोरम वाला सेक्शन पढ़ा था तो क्या बोला था? अगर 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या उससे ज्यादा तो कोरम कितने होंगे? कम से कम 2। अदरवाइज कोरम कितने होते हैं? 1/3 और 2, विच एवर इज हायर। और क्या बोला था कि अगर आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो तो कोरम कितना होगा? मिनिमम 2, कम से कम 2 लोग तो कोरम होने चाहिए। आ रही है बातें समझ में? 184 का थीम समझ में आया? चलो अब इसको हम लाइन बाय लाइन रीड करके समझते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन 184 सबसेक्शन नंबर 1, देखो क्या लिखा हुआ है। एवरी डायरेक्टर shall at the first meeting of the board, अंडरलाइन द वर्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। साक्षी पेन दो, पेंसिल दो। क्या लिखा हुआ बेटा? एवरी डायरेक्टर shall at the first meeting of the board in which he participate as a director। जब मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बना, उसके बाद पहली बोर्ड मीटिंग जिसमें मैं एज अ पार्टिसिपेट कर रहा हूं एज ए डायरेक्टर। Thereafter at first meeting of the board in every financial year। देखो दो बातें समझो, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बना, डायरेक्टर बनने के बाद जैसे मान लो मैं फरवरी में किसी कंपनी का डायरेक्टर बना और मार्च में एक मीटिंग थी, तो फरवरी के बाद पहली मीटिंग मेरी कहाँ हुई? मार्च में हुई ना। तो बोला उस मीटिंग में डिस्क्लोजर करो। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तो उसकी पहली बोर्ड मीटिंग, हर एक फाइनेंशियल ईयर का पहला बोर्ड मीटिंग। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। At the first board meeting of every financial year or whenever there is a change in the disclosure already made, then at the first board meeting held after such change, disclose his concern or interest in any company, companies or body corporate, firm or other association of individuals which shall include shareholding in such manner as may prescribed। पहला पॉइंट पहले रट्टा मारो ध्यान से। आप क्या बोल रहे हो अमित सर? 184 में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोजर। 184 में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोजर। एकदम आराम से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 184 में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोजर। अब आप पूछोगे अमित सर डिस्क्लोजर कब करना है? रटो सीधा, और आज अभी के भी क्लास में रट के जाओगे। कब करोगे डिस्क्लोजर? अपॉइंट होने के बाद जो मेरी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, हर एक फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारा कोई चेंज हुआ है, मतलब पहले तुमने डिस्क्लोजर कर दिया और डिस्क्लोजर करने के बाद तुम्हारा कोई चेंज हुआ है, तो डिस्क्लोजर करने के बाद अगर चेंज हुआ तो चेंज के बाद जो बोर्ड मीटिंग आएगी, इन शॉर्ट सबकी फर्स्ट बोर्ड। यस, इन शॉर्ट सबकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ऐसे समझो। डिस्क्लोजर कब करना है? देखो मैं अपॉइंट हुआ बेटा, मिस्टर सी जो है, मिस्टर अमित जो है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बना, मान लो टाटा कंपनी का डायरेक्टर बना। कब बना? 1 अक्टूबर 2000 मान लो 21 को बना।
ठीक है। इसके बाद जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वो मान लो 31 अक्टूबर 2021 को हो रही है, तो अमित का पहला डिस्क्लोजर कब होगा यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद 1 अप्रैल 2022 फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। इसके बाद जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वो मान लेते हैं 10 जून को हो रही है, तो अब डिस्क्लोजर कहाँ होगा, यहां पे होगा। मैंने डिस्क्लोजर कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि डिस्क्लोजर मैंने जून में कर दिया बोर्ड मीटिंग में, अब मैं जुलाई में 10 जुलाई 2022 को मैं बाटा कंपनी का भी डायरेक्टर बना, ठीक है। अब इसके बाद जो मीटिंग होने वाली है वो मान लेते हैं 17 अगस्त को होने वाली है, दूसरी बोर्ड मीटिंग। तो अब मुझे डिस्क्लोजर कब करना पड़ेगा, 17 अगस्त को। बातें समझ में आ गई, 3 बातें। सिंपल बोल रहा है भैया कि आपने जब भी कोई चेंज हो तो डिस्क्लोजर करो। अच्छा, किस में तुम डायरेक्टर किस में बन रहे हो, किसी कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो, या किसी में तुम्हारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है, किसी कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो, या किसी में तुम्हारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपने शेयर होल्डिंग चेंज किया है। आपने क्या किया है, शेयर होल्डिंग चेंज किया। याद करो, जिन बच्चों ने सेबी के कुछ लेक्चर्स लिए हैं, याद आ रहा, हमने एलओडीआर का प्रोविजन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था डायरेक्टर अपना डिस्क्लोजर करेगा कितनी उसकी शेयर होल्डिंग है, समझा। तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोल रहा है कि डिस्क्लोजर करना है, किसको करना है, डायरेक्टर को करना है। कब करना है, जैसे ही वो कंपनी में डायरेक्टर बनेगा उसके बाद जो भी बोर्ड मीटिंग आएगी उसमें क्या करना है, डिस्क्लोजर, ठीक है। चलो दोबारा बोल रहा हूं, 184 बेटा बोर्ड मीट नोट दिया था डायरेक्टर का, वेरी गुड बेटा, एक बुक पीछे दे दो, पेज नंबर 194 सेक्शन नंबर 184 हम पढ़ रहे हैं। देखो सेक्शन नंबर 184 डील करता है किसको बेटा, डिस्क्लोजर को। डायरेक्टर अपना डिस्क्लोजर देगा। पहला डिस्क्लोजर वो कब देगा, कौन सी बोर्ड मीटिंग में, अपॉइंटमेंट होने के बाद, जब वो बोर्ड में अपॉइंट हुआ उसके बाद, ठीक है। दूसरा डिस्क्लोजर कब देगा, हर एक साल देगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग आएगी उसमें डिस्क्लोजर देगा। और अगर बीच में आपका कोई चेंज हुआ तो चेंज होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग आएगी उसमें क्या करोगे, डिस्क्लोजर करोगे। इतनी बातें समझ में आ गई। तो सबसेक्शन नंबर 1 सबको क्लियर हुआ, क्या करना है आपको, डिस्क्लोजर। अब आ जाओ सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into with a body corporate, such director or such director in association with any other director hold more than 2% shareholding of that body corporate or is a promoter, manager, chief executive officer of that body corporate with the firm। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल देखना। हम सबसेक्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन नंबर 1 में हमने क्या बोला, डिस्क्लोजर कर दिया, ठीक है। सुनो, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मिस्टर केकेजे, ये जो है टाटा कंपनी के डायरेक्टर हैं। टाटा कंपनी के क्या है बेटा, डायरेक्टर हैं। टाटा कंपनी रिलायंस के साथ, रिलायंस लिमिटेड के साथ क्या करने जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब केकेजे जो है वो रिलायंस कंपनी के भी डायरेक्टर बने इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ था, लेकिन टाटा में तो वो डायरेक्टर थे। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, मान लो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है 16 जुलाई 2022 को, ठीक है। और ये रिलायंस के डायरेक्टर बन चुके हैं 15 जून 2022 को, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, जिस दिन अपॉइंट हुए उसके आने वाली बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोजर करना है। अब अगर मान लो कृष्णा सर की रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर बने, अब देखो रिलायंस और टाटा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अब आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कब, जब आपने इस कंपनी की होल्डिंग शेयर्स कितने ले रखे हैं, 2% या उससे ज्यादा, आइदर अलोन या प्रमोटर के साथ मिलके, या दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलके, एमडी के साथ मिलके, मैनेजर के साथ मिलके, ठीक है। तो इस कंसर्न में रिलायंस में अगर कृष्णा सर का 2% या उससे ज्यादा होल्डिंग है तो कृष्णा सर को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। किसको, टाटा कंपनी के बोर्ड को, कि मैंने रिलायंस के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। समझा नहीं समझा?
मैंने रिलायंस के शेयर्स होल्ड कर। देखो दो बातें यहां पे मैंने एक साथ एक्सप्लेन करी। एक तो मैंने ये बोला कि कृष्णा सर टाटा कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर बनने के बाद बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं है। क्या लिया है इस कंपनी का, शेयर्स, कितना 2% या उससे ज्यादा, या तो अकेला या इस कंपनी के डायरेक्टर के साथ मिलके, एमडी के साथ मिलके, ठीक है। या फिर मान लो टाटा कंपनी किसी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कृष्णा सर इस फर्म में 2% या उससे ज्यादा होल्डिंग रखते हैं या उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भैया आप डिस्क्लोजर करना पड़ेगा जब भी तुम दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझा, दो बातें क्लियर हुई। डायरेक्टर बनेंगे तो भी डिस्क्लोजर करना है, और अगर उन्होंने शेयर होल्डिंग लिया तो भी डिस्क्लोजर करना है। पक्का समझ में आया। लेकिन शेयर होल्डर का परसेंटेज कितना होगा, 2% या उससे ज्यादा, 2% या उससे ज्यादा। कोई दिक्कत, तो सबसेक्शन नंबर 2 समझ में आया। अब देखो उसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, shall disclose the nature of his concern or interest in the meeting of the board in which contract arrangement is discussed। बताओ कौन से मीटिंग में डिस्कस होने वाली है। मान लो 16 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका डिस्कशन 17 जुलाई के मीटिंग में होने वाली है, तो 17 जुलाई के मीटिंग में कृष्णा सर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने इतने % की होल्डिंग ले रखी है। जैसे ही वो डिस्क्लोजर करेंगे कृष्णा सर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। आ रही है बातें समझ में। आगे देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी डायरेक्टर हु इज नॉट सो कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, ही शैल इफ ही बिकम कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड। देखो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ 16 तारीख को कृष्णा सर का होल्डिंग यहां पे नहीं था तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग होने वाली है, कौन सी बोर्ड मीटिंग, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन होगा, उस बोर्ड मीटिंग के दिन उसका इंटरेस्ट आ गया, अब डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस बोर्ड मीटिंग में। आ रही है बातें समझ में। चलो ध्यान से 184 दोबारा, हमने 184 में अभी तक दो बातें पढ़ी। पहला क्या बोल रहा है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो, ठीक है, तो आपको डिस्क्लोजर करना है दूसरी कंपनी को, ठीक है। कब, अपॉइंटमेंट के जस्ट आने वाली बोर्ड मीटिंग में। दूसरा, हर एक साल आपको डिस्क्लोजर करना है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद जो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें डिस्क्लोजर करना है। तीसरा, अगर आप मिडिल में कोई चेंज होता है आपके डायरेक्टरशिप में तो पहली बोर्ड मीटिंग जो आएगी उसमें डिस्क्लोजर करना है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग लेते हो, खुद अलोन या फिर डायरेक्टर के साथ मिलके या फिर दूसरे एमडी के साथ मिलके, मैनेजर के साथ मिलके, मुझे बताओ ये किस टाइप का इंटरेस्ट हो गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, 2% की होल्डिंग या उससे ज्यादा, तो बोला अब डिस्क्लोजर करना है। तीसरा क्या बोल रहा है, जब कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो आप इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जिस मीटिंग में उस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन होने जा रहा है अब आप इंटरेस्टेड हो गए, तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। समझा, 3 डिस्क्लोजर समझ में आ गए। कौन से फॉर्म में करना है बेटा, MBP1 में। कौन से फॉर्म में करना है, MBP1। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी विदाउट डिस्क्लोजर। अगर आपने बिना डिस्क्लोजर के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, याद रखिएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, सॉरी वॉइडेबल होगा। क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। आई बातें समझ में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, वॉइडेबल होगा। विदाउट डिस्क्लोजर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। और लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपने बेटा ऐसी गलती की तो ध्यान से 1 साल का जेल आपको हो सकता है, 50,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है, और विथ बोथ 1 साल का जेल, 50,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। आ रही है बातें समझ में या नहीं, पक्का, कोई डाउट। इसका जोरदार प्रोविजन बेटा सबसेक्शन नंबर 5 है। देखो क्या लिखा है, Nothing in this section shall take to prejudice the operation of any rules of law restricting a director of a company from having any concern or interest in any contract or arrangement with the company shall apply to the contract arrangement entered into between the two company where the director of the company or 2 or more director together hold more than 2% of paid up share capital of the company। देखो ध्यान से, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कोई लॉ में आपको डिस्क्लोजर रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर किसी लॉ में कोई डिस्क्लोजर रिस्ट्रिक्टेड है तो ठीक है, आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो चलेगा। समझ में आ रहा।
अदरवाइज आपको एवरी टाइम डिस्क्लोजर क्या करना है बेटा, करना है। कौन से फॉर्म में करोगे, MBP1 में, ठीक है। सबसे लास्ट लाइन देखो बेटा, डार्क में क्या लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट इन दिस केस अ प्राइवेट कंपनी एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन सच मैटर आफ्टर डिस्क्लोजर हिज इंटरेस्ट। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप डिस्क्लोजर करते हो तो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, वोटिंग राइट भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी में डिस्क्लोजर के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्यों, मैंने पहले ही बोला था प्राइवेट कंपनी लाला टाइप होती है, ठीक है, आया राम गया राम वाला उनका एग्जाम्पल होता है। तो बोला ठीक है जाने दो, चलेगा। आ रही है बातें समझ में, पक्का, कोई डाउट? तो आपसे किसी ने पूछा क्या 184 सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे लगेगा? क्या बोलोगे, लगेगा तो जरूर सर, लेकिन प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में एक डिफरेंशिएशन होगा। पब्लिक कंपनी में डिस्क्लोजर करने के बाद यू कांट पार्टिसिपेट, प्राइवेट कंपनी में डिस्क्लोजर करने के बाद यू कैन पार्टिसिपेट। आ रही है बातें समझ में, पक्का? यही था बेटा हमारा बहुत ही छोटा सेक्शन, सेक्शन नंबर 184। क्लियर, पक्का याद हो गया? चलो जल्दी बताओ, 184 किसको डील करता है? दोबारा बोलो, किसको डील करता है? जोर से बोलो नालायक को, आवाज नहीं आई। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, कौन से फॉर्म में? चलो सबसे पहले कब करेंगे? अपॉइंटमेंट के बाद पहली बोर्ड मीटिंग, वेरी गुड। उसके बाद हर एक फाइनेंशियल ईयर में कब करेंगे? फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद पहली बोर्ड मीटिंग। अच्छा, मिडिल में कोई चेंज हो गया तो डिस्क्लोजर कब करेंगे? चेंज के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग आएगी। अच्छा मुझे बताओ, मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, क्या फिर भी डिस्क्लोजर करना है? कब? 2% और मोर शेयर होल्डिंग, आइदर अलोन और अलॉन्ग विथ अदर डायरेक्टर्स, MD, मैनेजर या प्रमोटर, ठीक है। अच्छा अगर बताओ मैं प्रमोटर का रिलेटिव निकला तो डिस्क्लोजर करूं? करो। प्रमोटर का रिलेटिव निकला तो भी क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कब करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, जिस टाइम कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं उस टाइम इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जिस मीटिंग में उस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन होगा, अब मेरी होल्डिंग बेटा उस कंपनी की 2% से ज्यादा हो गई, तो उस मीटिंग में क्या करूंगा मैं? डिस्क्लोज। जैसे ही मीटिंग में डिस्क्लोजर किया क्या होगा? मीटिंग से बाहर निकाल देंगे, पार्टिसिपेट नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी हुआ तो आ रही है बातें समझ में, पक्का? कोई डाउट? अच्छा मुझे बताओ, डिस्क्लोजर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइडेबल। याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे आता है। आपको केस स्टडी दे रखा होगा कि दो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायरेक्टर ने अपना डिस्क्लोजर नहीं किया, दूसरे पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेशन कर दिया, बताओ इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? ठीक है। अब इतने डिटेल में सेक्शन पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे पास कोई केस स्टडी आती है और फिर आंसर नहीं देते तो दिल को बहुत दुख होता है ना? फाइन कितनी है बेटा? जब हमको समझते ही नहीं। फाइन कितनी है? 50,000 और 1 साल तक का जेल। 50,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन है और 1 ईयर तक का जेल है। कोई डाउट? पक्का? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मेरा पूछने का दिल कर रहा है, बेटा फाइन पढ़ने के बाद तुझे ऐसा लग रहा है इसका कंपाउंडिंग होगा? या तो नलायक मुंडी ऐसे ही ला लो, या तो ऐसे ही ला लो, या तो ऐसे करो। बताओ क्या इसका कंपाउंडिंग होगा? आप बताओ, आपको क्या लगता है? नलायक को शर्म करो। वेरी गुड सर, आपका साथ तो कभी नहीं छोड़ने वाले, हम आपके साथ हैं। जो आपका आंसर वो हमारा, ये ना? रिया बताएगी, देखो अभी रिया बताएगी। रिया बेटा बताओ, कंपाउंडिंग होगा कि नहीं होगा? बोला उसने, मुझे नहीं पता, याद से इशिका पक्का बताएगी, बताना बेटा। किस चीज का क्वेश्चन? वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सजा क्या लिखी हुई है? 1 साल का जेल और फाइन और बोथ। बोल रहा हूँ कंपाउंडिंग होगा? हो सकता है, अगर कुछ फाइन, अगर उसे कुछ मतलब एक्सट्रीम कुछ फाइन कर दिया तो दोनों हो सकता है। लॉ मेकर बोलता है भैया कंपाउंडिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और कितनी बार बताया हूं, जब भी पनिशमेंट में और वर्ड लिखा हो सीधा रिप्लाई करो हाँ सर कंपाउंडिंग हो सकता है। और लिखा है तो कंपाउंडिंग होगा। यस हाँ, वही प्रोविजन ही है बेटा। कंपाउंडिंग का मतलब बताओ। ओहो वेरी गुड। कंपाउंडिंग का मतलब होता है बेटा बार्गेन करके मैटर को सेटल करना, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हो। हाँ, सेट ऑफ, कॉम्प्रोमाइज। 195 पेज, पॉइंट नंबर 3।
4 पॉइंट नंबर 4 लिखो मेरे में भी देख के रहो। बाद में लिख दूंगा। छोटी हैंडराइटिंग में। और होगा तो कंपाउंडिंग भी होगा। काम करती मैं आ गई अभी। देखो इतनी छोटी लिखिए, चलेगा? चलिए, तो ये हमारा खत्म हो गया बेटा सेक्शन नंबर 184। ठीक है? क्यों बेटा, क्यों ऐसा किया तुमने, ये बताओ पहले, क्यों किया ऐसा? डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे को। अरे अकेले बैठे हुए थे तो डिस्ट्रैक्शन। फोन यूज करने में बैठ बजे जाते हैं। वो तो क्या बोलूँ। क्या हुआ? दीप्ति 2.0। चलो बेटा सेक्शन नंबर 185 क्या होगा? सेक्शन नंबर 185 देखो, लोन टू डायरेक्टर। ध्यान से बेटा, पूरा फोकस है बोर्ड पे। इतनी बातें बोलूंगा जो तुम ऐसा लगेगा कि अमित सर वो जो नहीं था, वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, वैसा ही कोई चक्रव्यूह डील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत डेंजर है। नहीं कैंसल नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फोकस करो। 10 मिनट में ये सेक्शन देखो ध्यान से। लोन टू डायरेक्टर मान लेते हैं, आज हम अपनी एक कंपनी बनाते हैं। बताओ क्या नाम रखें? नालायक कंसल्टेंसी लिमिटेड। ठीक है, हमारे इस फर्म के बेटा हम सब क्या है, मेंबर हैं। और हम में से देखो डायरेक्टर कौन कौन है? आरिका है, शिवानी है, सॉरी साक्षी है, रितिका है, रितु नालायक आई नहीं है। ठीक है, वो देखो आर, एक और आर होना चाहिए था। हाँ है ना, रिया। अरे मेरा एच से चालू होता है इसका। अरे रितिका नाम है उसका। हाँ इसका नाम एच से चालू। अच्छा ध्यान से चलो, देखो हमारे कंपनी में इतने डायरेक्टर्स हैं, करेक्ट है? सवाल ये उठा कि हमारी कंपनी इन नलायकों को लोन दे सकती है। हाँ, क्या पता? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हमारी कंपनी इन नलायकों को लोन दे सकती है? अच्छा सुनो, अब यहाँ पे ध्यान सुनना। 185 में मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूँ, लैंडिंग कंपनी। क्या यूज करने वाला हूँ? लैंडिंग कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी जो लोन दे रहा है। मुझे लगा लैंडिंग कंपनी होती है कि जो प्लॉट दिखाता है। ओहो, लैंडिंग कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी जो लोन दे रहा है। सुनना, लैंडिंग होगा ना यार। लैंडिंग मतलब लैंड करेगा कंपनी। लैंडिंग मैं वही देखो, लैंडिंग कंपनी का मतलब क्या? जो कंपनी लोन दे रही है। ध्यान सुनना, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भैया 185 में हमने एक वर्ड यूज किया लैंडिंग कंपनी, जो लोन दे रहा है उसको हमने नाम क्या दिया? लैंडिंग कंपनी। क्या लैंडिंग कंपनी, देखो यहां पे क्या क्या लिख रहा हूं, क्या लैंडिंग कंपनी ओन डायरेक्टर को लोन दे सकती है? ठीक है। दूसरा, क्या लैंडिंग कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दे सकती है? नहीं। ठीक है। तीसरा, क्या स्पेसिफाइड पर्सन इनको लोन दे रहा है तो क्या कंपनी गारंटी दे सकती है? हाँ। देखो 3 बातें मैंने बोला। लैंडिंग कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दे सकती है, डायरेक्टर छोड़ो, सीधा ऐसे याद रखो। लैंडिंग कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दे सकती है। दूसरा, स्पेसिफाइड पर्सन को कोई और लोन दे रहा है और लैंडिंग कंपनी उसको क्या दे रही है? गारंटी। क्या दे रही है? गारंटी। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? यहां पे 5 लोग बेटा स्पेसिफाइड किए गए, 5 लोग। तो लैंडिंग कंपनी किसको दे रही है लोन? स्पेसिफाइड पर्सन को। क्या दे सकती है? नहीं। अगर ऐसा कर रही है तो 185 लगेगा। ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्टी स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दे रहा है और गारंटी कौन दे रहा है? कंपनी। किसको? थर्ड पार्टी को, कि तुम लोन दे दो, कुछ होगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सब बातें समझ में आ रही? दोबारा बोल रहा हूं, लैंडिंग किसको लोन दे रहा है? स्पेसिफाइड पर्सन को। स्पेसिफाइड पर्सन को कोई और लोन दे रहा है और कंपनी क्या दे रही है? गारंटी। कंपनी क्या दे रही है? गारंटी। समझा? ध्यान से बेटा, मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं लोन। मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन 186 है। ठीक है। और यहां पे सिर्फ तब आएगा स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन होगा तो 185,
और एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है तो 186। एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो 186। ठीक है, फोकस करो, बोर्ड की तरफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या बोल रहा हूं। लैंडिंग कंपनी किसको लोन दे रही है? स्पेसिफाइड पर्सन को। कोई और पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दे रहा है और लैंडिंग कंपनी क्या दे रही है? गारंटी। तो क्या लगेगा? 185 लगेगा, याद रहेगा। लेकिन एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो 186 लगेगा। लेकिन कोई भी कंपनी अगर स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा किसी और को लोन दे रही है तो 187 लगेगा, सॉरी 183 लगेगा। आ रही है बातें समझ में या नहीं? एक मिनट, हाँ 180 लगेगा, सॉरी बेटा 180 लगेगा। अब ध्यान से पहले सेक्शंस क्लैरिफाई करो। देखो, हम एक सेक्शन बात कर रहे हैं 180 की, एक सेक्शन हम बात कर रहे हैं 185 की, और एक सेक्शन 186। पहले 3 सेक्शन का क्लैरिफिकेशन करो। 185 लैंडिंग कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन को लोन दे रही है तो 185। ठीक है, लैंडिंग कंपनी मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है तो 186। ठीक है, एक कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन को दे रही है तो 185, दूसरे कंपनी को दे रही है तो 186, और एनी अदर पर्सन को दे रही है तो 180। याद रहेगा? तीनों सेक्शन क्लियर हुआ। पहले एग्जाम में पहले ये देखना लोन किसको दिया जा रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन को तो क्या लगाना? 185। दूसरी कंपनी को तो क्या लगाना? 186। एनी अदर पर्सन होगा तो क्या लगाना? एनी अदर पर्सन में कौन लोग आएंगे? जो लोग 185 और 186 में कवर नहीं है। 185 में कौन कवर है? स्पेसिफाइड। वो 5 लोग, बताता हूं नाम क्या है, बताता हूं 5 लोग कौन से। अभी सिर्फ इतना रट्टा मारो, स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब पहले हम क्लियर करते हैं बेटा 185 को। अब यहां पे मैं लैंडिंग कंपनी वर्ड यूज करूंगा पूरा। ठीक है, 5 लोग है बेटा। लैंडिंग कंपनी मतलब जो लोन दे रही है, किसको? 5 को। पहला, लैंडिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को प्लस अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, क्या बोला मैंने? अपने डायरेक्टर को, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, प्लस अपने डायरेक्टर प्लस होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को। क्या बोला मैंने? लैंडिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को, लैंडिंग कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, लैंडिंग कंपनी अपने डायरेक्टर प्लस अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन दे रही है तो क्या लगेगा? 185। समझा? लैंडिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को, लैंडिंग कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, और लैंडिंग कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या अपने होल्डिंग ओन कंपनी के डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को। एक एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड, इसको नाम दे देते हैं लैंडिंग कंपनी का। ठीक है, ए लिमिटेड की बी लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है। बी लिमिटेड क्या है बेटा? होल्डिंग कंपनी है। ए का डायरेक्टर है मिस्टर सी और बी का डायरेक्टर है मिस्टर डी, और इन दोनों का रिलेटिव है मिस्टर एफ। तो ये लैंडिंग कंपनी है। ये कंपनी अपने डायरेक्टर को दे रही है तो 185, ये कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को दे रही है तो 185, ये कंपनी अपने डायरेक्टर और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को दे रही है तो 185। आया समझ में? रट्टा हो गया। लैंडिंग कंपनी किसको लोन दे रही है? और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर और रिलेटिव को। रट्टा हुआ। ये पहला स्पेसिफाइड पर्सन है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, इस स्पेसिफाइड पर्सन में तूने किसको पकड़ा है? ओनली इंडिविजुअल। डायरेक्टर इंडिविजुअल होगा, डायरेक्टर का रिलेटिव भी क्या होगा भाई? इंडिविजुअल। तो पहले क्लॉज में हमने सिर्फ किसको पकड़ा भैया? इंडिविजुअल को पकड़ा। रट्टा हुआ? ध्यान से। सेकंड पॉइंट, लैंडिंग कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रही है। किसको दे रही है लोन? सर कैसा वाला पार्टनरशिप फर्म? जहां पे लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर प्लस लैंडिंग के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर प्लस
इन दोनों के रिलेटिव इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। मैं क्या बोल रहा हूं, लैंडिंग कंपनी किसको लोन दे रही है? फर्म को। कौन सा वाला फर्म? जहां पे लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या उसके रिलेटिव, या तो लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, या तो लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, या उनके रिलेटिव पार्टनर है। तो अगर इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया जा रहा है, डायरेक्टर को लोन नहीं दिया जा रहा, किसको दिया जा रहा है? पार्टनरशिप फर्म को, तो 185 लगेगा। बेटा लिखा हुआ है पेज नंबर 196 पे, पॉइंट नंबर बी। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर दर्द हो रहा? अभी तो सिर्फ बेटा 2 पॉइंट है। क्या बोला बताओ, यहां पे क्या बोला मैंने? लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर यहां का क्या है? पार्टनर। लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर यहां पे क्या है? पार्टनर। और लैंडिंग कंपनी के ओन डायरेक्टर और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव यहां पे क्या है? पार्टनर। तो किसको लोन नहीं दे सकते? पार्टनर को। पार्टनर नालायक, फर्म को। फर्म को। किसको लोन देने की बात कर रहे हैं हम? फर्म को। ठीक है, ध्यान से। अब इसकी बात पे आते हैं बेटा, इसका की बात पे आते हैं। इसने क्या बोला मस्ती मस्ती में? क्या बोला? पार्टनर। चलो यहीं से क्वेश्चन रीच करते हैं। सर सिर्फ फर्म को लोन नहीं दे सकते? जैसे मान लो फर्म में टोटल 6 पार्टनर है, 6 में से तो एक ये वाला है, एक ये वाला है और इसके रिलेटिव है, और 3 अलग हैं। तो लैंडिंग कंपनी उन 3 को लोन देना चाहती है। इज इट पॉसिबल? पूरे फर्म में 6 पार्टनर है, एक तो इस कंपनी का डायरेक्टर है, इसके होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है और डायरेक्टर का रिलेटिव है, और 3 अलग से पार्टनर है। तो लैंडिंग कंपनी फर्म को लोन नहीं दे रही, किसको दे रही है? नहीं दे सकते। उन पार्टनर को। तो बोला नहीं दे सकते भैया, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट है ना ये, तो इसमें लोन किसको दे रहे? फर्म को ना। हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ फर्म को दे रहे फर्म हैं। को दे इसी का ने मस्ती मस्ती में सवाल बोल दिया कि सर पार्टनर, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं फर्म को लोन नहीं दे रहा, मैं उस फर्म के अदर पार्टनर को लोन दे रहा हूँ। तो नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, तो जो ये मतलब दे सकते हैं 185 के अकॉर्डिंग। 185 के मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया जब लोन दोगे तो 185 लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा दे सकते या नहीं दे सकते, मैं ये बोल रहा हूं 185 लगेगा। और 185 में क्या लिखा हो बाद में? अभी सिर्फ 185 की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बाकी लोन दे सकते या नहीं दे सकते बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ क्या बोल रहे हैं 185 लगेगा या नहीं लगेगा, पहले इसको क्लियर करो। सर आपके इसके बाद जब फर्म को लोन देगी लैंडिंग कंपनी तो 185 लगेगा। करेक्ट। कब लगेगा? जब उस फर्म में लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी या रिलेटिव पार्टनर। लैंडिंग कंपनी लोन तभी देती है जब उनके डायरेक्टर्स होते हैं। इंटरेस्ट होगा। और वो तीनों और अगर ये तीनों नहीं होगा और कोई अदर ही होगा तो नहीं दे सकते, नहीं एप्लीकेबल होगा 185। नहीं 185 नहीं लगेगा, ये 3 नहीं है तो 185 नहीं लगेगा। बराबर। अगर अभी ये 6 है तो भी एप्लीकेबल तो है ही है ना? हाँ। वो 3 तो है ही है। मैं सिंपल ये बोला कि भैया इस फर्म में टोटल 6 पार्टनर हैं, अगर मान लो लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोन दो ना बिंदास दो, कोई दिक्कत नहीं है, 185 नहीं लगेगा। नहीं समझा। लोन दे 6 पार्टनर हैं। 185 नहीं लगेगा। 6 पार्टनर हैं, 6 में से मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी डायरेक्ट कंपनी का नहीं है। 185 तो नहीं दे सकते ना लोन, उनकी कंपनी के डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है तो। अच्छा मैं बाहर वालों को लोन ना दूं? अभी तो आपने बताया नहीं कि आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अपन 185 की एप्लीकेबिलिटी पूछ रहे कि 185 लगेगा या नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ 185 तब लगेगा जब लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर या उसके होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव यहाँ पे पार्टनर है तो 185 लगेगा। नहीं है तो नहीं लगेगा। तो भी फिर वो लोन तो दे सकती है। लोन देंगे 180 के अकॉर्डिंग। 186 में तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को दे रही है। 185 लगेगा लोन। अगर ये 3 नहीं हो रहा तो भी लोन तो दे सकती है, पर 185 एक ही है भाई। नहीं लगेगा।
मैं यहां पे बेटा लोन देगा या नहीं देगा वो अभी तक नहीं बोला, बस मैं आपको सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूं कि सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। सेक्शन तब लगेगा 185, देखो पहले वाले पॉइंट में क्या बोला, 185 कब लगेगा, जब लैंडिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को और इन दोनों के रिलेटिव को लोन दे रही है तो 185 लगेगा। ठीक है। दूसरा क्या बोला, लैंडिंग कंपनी फर्म को, किसको दे रही है लोन, फर्म को। कैसे फर्म को लोन दे रही है, जहां पे उसका डायरेक्टर या उसके होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या रिलेटिव यहां का क्या है, पार्टनर है, तब 185 लगेगा। बाकी दे सकता है या नहीं दे सकता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा, रिया एंड समझ में आ रहा, तनीषा? रिया तो नींद में है। समझा मैंने क्या बोला, 185 की हम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला लोन दे सकते हैं या नहीं, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। अभी समझा 185 कहां पे लगेगा, दो सेक्शन। चलो अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो। तीसरा प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान सुनो। इस प्राइवेट कंपनी में लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर या लैंडिंग के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर या लैंडिंग के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर अगर इस प्राइवेट कंपनी में या तो डायरेक्टर है या तो मेंबर है तो 185 लगेगा। एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, इस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है। अब अगर लैंडिंग कंपनी इसको लोन दे रही है तो 185 लगेगा, 185 लगेगा। लोन दे रहा है तो रही तो 185 विल, अब लगेगा नहीं आता लिखना, विल अप्लाई। वो नहीं आता बेटा, हिंदी में लिखना नहीं आता। ये समझ में आया, लोन दे रही है, कौन दे रही है, कंपनी। किसको दे रही है, ओन डायरेक्टर को, फर्म को या प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड में, यहां पकड़ लो इंडिविजुअल, यहां पकड़ लो फर्म, यहां पकड़ लो प्राइवेट कंपनी। ठीक है, चलो जल्दी बताओ कौन से इंडिविजुअल, अपने डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव। अच्छा, यहां पे फर्म में ओन डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर और उसका रिलेटिव यहाँ का क्या है, पार्टनर। तो लोन किसको दे रहे हैं, फर्म को या फिर अदर पार्टनर को, उसी फर्म के अदर पार्टनर को। तीसरा प्राइवेट कंपनी, कौन सी प्राइवेट कंपनी, लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर या मेंबर, डायरेक्टर या मेंबर। इसी का पूछ रहे अमित सर, पार्टनर हुआ तो मैंने को पूछा, ऐसा सोच रहा हूँ सर, यहाँ पे अगर मतलब वो डायरेक्टर जो है पार्टनर हुआ तो ओ नलाइको, सबसे पहले कंपनी में पार्टनर नहीं होते, मेंबर होते हैं। कंपनी में पार्टनर नहीं होते, क्या होते हैं भाई, मेंबर होते हैं। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अभी? वो बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था बेटा, मैंने पूछा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। चलो ध्यान से, एक बेटा बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। उस बॉडी कॉर्पोरेट की, ध्यान से सुनो, उस बॉडी कॉर्पोरेट की एक मीटिंग, जनरल मीटिंग की बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट की जनरल मीटिंग, बॉडी कॉर्पोरेट की क्या बेटा, एक जनरल मीटिंग। इस जनरल मीटिंग में 25% या उससे ज्यादा, 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट किसका है, 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट किसका है, लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर का
चाहे अकेला या बाकी के डायरेक्टर के साथ मिलके। लेंडिंग के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का चाहे अकेला या बाकी के डायरेक्टर के साथ मिलके। अगर इस बॉडी कॉर्पोरेट का 25% वोटिंग राइट लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर का है और ये लेंडिंग कंपनी इस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रही है तो 185 लगेगा। क्या बोला मैंने? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इस बॉडी कॉर्पोरेट के मीटिंग में 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट किसका है? लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर का, लेंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का, आइदर अलोन या बाकी के डायरेक्टर के साथ मिलके। अब लेंडिंग कंपनी किसको लोन दे रही है? तो 185 लगेगा। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट? पक्का? अब पूछो रितिका को। नहीं, अब यहां पे ध्यान से सुनो। अगेन एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या डायरेक्टर, ध्यान से, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी के, सॉरी, लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर या लेंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के गाइडेंस पे काम करता है। देखो, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इस बॉडी कॉर्पोरेट का जो एमडी है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो किसके कहने पे काम कर रहा है? लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर के या लेंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के। मतलब कहने का मतलब इन लोगों के ऊपर किसका कंट्रोल है? लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर का या लेंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का। अब लेंडिंग कंपनी किसको लोन देने जा रही है? इस बॉडी कॉर्पोरेट को। तो क्या लगेगा? 185। अब गया बुद्धि में? पक्का गया? नहीं गया? इधर शायद। चलो लास्ट टाइम बेटा, दोबारा। पहले सिर्फ ये बताना है 185 लगेगा या नहीं लगेगा। पहले बताओ 185 कब लगता है? जब लोन दिया जा रहा है किसको? स्पेसिफाइड पर्सन को। सीधा बोलो, लोन किसको दिया जा रहा है? तो क्या लगेगा? 185। अब मैं ये नहीं बोल रहा लोन दे सकते या नहीं दे सकते, मैं ये बोल रहा हूं 185 लगेगा। अब फिर 185 में जानेंगे कि लोन दे सकते हैं या नहीं, और दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भाई स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? तो बोला पहला स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? लेंडिंग कंपनी के खुद का डायरेक्टर, लेंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर और उसके रिलेटिव। करेक्ट है। दूसरा स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? पार्टनरशिप फर्म या अदर पार्टनर उसी पार्टनरशिप फर्म के। कब? जब लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर और उसके रिलेटिव उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। तो अगर लैंडिंग कंपनी फर्म को लोन दे रही है या अदर पार्टनर को लोन दे रही है तो 185 लग जाएगा। तीसरा, लैंडिंग कंपनी फर्म को लोन दे रही है या उसके अदर पार्टनर को लोन दे रही है तो 185 लग जाएगा। कब लगेगा? जब लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, उसके रिलेटिव वहां के क्या है? पार्टनर। ठीक है। थर्ड, लैंडिंग कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को लोन देना चाहती है। कौन सी प्राइवेट कंपनी? जहां पे लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या तो मेंबर है, तो 185 लग जाएगा। समझा? नेक्स्ट, एक बॉडी कॉर्पोरेट, उस बॉडी कॉर्पोरेट के एक मीटिंग में 25% वोटिंग पावर या तो लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर का अकेले है या दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलके, या तो लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का अकेले है या दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलके, और लैंडिंग कंपनी उस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देना चाहती है तो 185 लग जाएगा। तीसरा, एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसके एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर, इसके ऊपर कंट्रोल है किसका? लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर का, लैंडिंग के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का। तो अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दिया जा रहा है तो 185 लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट? अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 195 पे आ जाओ। अब जरा सेक्शन देखो क्या लिखा हुआ, वर्डिंग्स देखो जरा सेक्शन की, देखो क्या लिखा है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जब तक कुछ अलग बातें इस एक्ट में ना लिखी गई हो। क्या है उसका मतलब? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जब तक इस एक्ट में कोई अदर बातें ना लिखी गई हो। देखो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, नो कंपनी
shall directly or indirectly advance any loan, including any loan represented by book debt, to any of its director or any other person to whom director is interested. इसी को बोला गया स्पेसिफाइड पर्सन, एसपी। इसी को क्या बोला गया बेटा? स्पेसिफाइड पर्सन। और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय हिम सच अदर पर्सन। समझा? अब देखो 185 ने सीधा साफ क्या बोल दिया? मना है, रिस्ट्रिक्टेड है। सीधा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, आप लोन नहीं दे सकते। लेकिन मान लो 186 सेक्शन में पढ़ने के लिए गए और वहां पे लिखा हुआ है दे सकते हैं, तो 185 क्या बोलता है? दे सकते हैं। 185 में क्या लिखा है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जब तक कुछ अलग बातें ना लिखी हो 185 के अकॉर्डिंग से आप अपने ही कंपनी के डायरेक्टर को या स्पेसिफाइड पर्सन को लोन नहीं दे सकते। लेकिन अगर मान लो इसी कंपनी एक्ट के कोई दूसरे सेक्शन को पढ़ रहे हैं और वहां पे लिखा हुआ है दे सकते हैं, तो ठीक है, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। समझा? सेव एज अदरवाइज। लेकिन मान लो यहां पे सेव एज अदरवाइज नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता नॉट विथ स्टैंडिंग, तो दे ही नहीं सकते। समझ में आ रहा? चेहरे से तो नहीं लग रहा। देखो सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, इसका मतलब जब तक कुछ अलग बातें ना लिखी हो। 185 क्या बोल रहा है? इन लोगों को लोन नहीं दे सकते। लेकिन मान लो मैं 187, 189 या 190 सेक्शन पढ़ने के लिए गया, वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं आप लोन दे सकते डायरेक्टर को, तो 180, 190 की बात सुनेंगे जिस सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं, फिर इसकी बात नहीं सुनेंगे। तो मतलब लैंडिंग कंपनी पांचों को लोन नहीं दे सकती? नहीं दे सकती। अगर कोई और सेक्शन बोल रहा है कि यस दे दो, तो दे दो। कुछ अलग बातें लिखी हो मतलब जब तक अदर सेक्शन अलाउ ना कर रहा है। लेकिन मान लो अगर यही लिखा होता नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, तो अब क्या हो जाता? क्या बताया था? ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज होता है, किसी की नहीं सुनेगा ये। अगर 185 में ये लिखा होता नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब ये किसी की नहीं सुनता, लोन दे ही नहीं सकते। किसको? इन स्पेसिफाइड पर्सन को। लेकिन 185 क्या बोल रहा है? जब तक कोई अलग बातें ना लिखी हो आप 185 लगा के तो नहीं दे सकते। 185 मना कर रहा है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? समझा? पक्का दिमाग में गया? एग्जॉस्टिव सेक्शन है। चलो अब मैं इसे बेटा केस डाल रहा हूं, ठीक है? समझना, अभी गेम खत्म नहीं हुआ। लॉ में क्या लिखा हुआ है? लोन और एडवांसेस। क्या लिखा हुआ है लॉ में? लोन और एडवांसेस। ध्यान सुनना, कृष्णा सर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है? कृष्णा सर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनकी वाइफ को वहां पे एमडी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एमडी। अब उनकी वाइफ को कंपनी ने 5 साल की सैलरी 5 करोड़ एडवांस में दे दी। ये सेक्शन किसके ऊपर लगता है? लोन, एडवांसेस और बुक डेट लगता है। मैं क्या बोल रहा हूं? कृष्णा सर कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ उस कंपनी की एमडी बन रही है। उनको क्या दिया जा रहा है? 5 साल की सैलरी एडवांस। बताओ, वर्ड आ गया एडवांस। सेक्शन किसके ऊपर लगता है? लोन एडवांसेस। बताओ क्या 185 लगेगा? किसको दिया जा रहा है लोन? डायरेक्टर की रिलेटिव को। अच्छा, लोन नहीं दिया जा रहा, क्या दिया जा रहा है? एडवांस सैलरी डायरेक्टर की रिलेटिव को। आ गया ना? इसमें फंस गए? बताओ पॉसिबल है या नहीं? लॉ मेकर ने बोला पहले पता करो क्या ऐसी हरकत कंपनी ने ओनली कृष्णा सर की वाइफ के साथ किया है, या जितने भी अदर लोग आते हैं उनको कंपनी का नेचर ही एडवांस सैलरी देना।
साक्षी भी गई तो भी एडवांस सैलरी मिल रहा है, आरिका भी गई तो भी एडवांस सैलरी, महिमा भी गई तो भी एडवांस सैलरी, मैं भी गया तो भी एडवांस सैलरी। अगर ऐसा सिलसिला कंपनी का है तो इसको हम 185 में नहीं लाएंगे। लेकिन अगर कृष्णा सर की स्पाउस को ही दिया गया, कुछ तो गड़बड़ है, तो 185 लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ बातें समझ में आ रही भाई? मैं क्या बोल रहा हूं देखो, आया चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे, लेकिन अगर मैं किसी एक स्पेशल बच्चे को प्रेफरेंस दूं तो क्या लगेगा? कुछ तो गड़बड़ है, बायस्ड है ना? लेकिन अगर मान लो मैं आते ही सबको चॉकलेट बांटता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए डेली लेके आता हूं, तो भी biased हो। डेली लेके आता हूं चॉकलेट, डेली एक बच्चे के लिए, इसका मतलब क्या है भाई? आप biased हो। बायस्ड हूं। ऐसे यहाँ पे क्या बोल रहा भैया, कंपनी का नेचर ये सबको एडवांस सैलरी देना, सबको कर रहा है तो 185 में नहीं आएगा। नहीं आएगा। और अगर सिर्फ कृष्णा सर की वाइफ को दे रहा है तो 185 में लग, आएगा। मतलब वो सैलरी जो है उसको एडवांस मान लेंगे, लोन मान लेंगे। ओके, तो अगर 185 में आएगा तो नहीं दे सकते ना फिर। हाँ नहीं दे सकते। आ रही है बातें समझ में या नहीं? देना है कि नहीं देना है? अरे मैं नालायक यही समझा रहा हूँ। देखो नहीं देना। 185 इतना बोलता है कि भैया 185 के अकॉर्डिंग तू लोन नहीं दे सकता, अब इसे एप्लीकेशन ठीक है? लेकिन अगर किसी दूसरे सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि नहीं दे दो, तो 185 नहीं लगेगा, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग दे दो तो। स्टार्टिंग में आपको बस इतना ही बोलना था। हाँ? हाँ। अरे वो तो नहीं लगेगा ना 185। वो मैं समझ गई। नहीं मैं समझ गई। अभी देखो, अभी एक एग्जांपल इसी का देता हूँ, सुनना ध्यान से। रितिका, आप किसी कंपनी के एमडी हो, ठीक है, डायरेक्टर हो, ठीक है, और आप कंपनी के पास गए, बोला सर मुझे कार लेनी है, 5 लाख रुपए लोन दे दो, आप मेरी सैलरी से भले काट लेना लेकिन अभी 5 लाख दे दो। सवाल ये उठा, क्या कंपनी आपको 5 लाख दे सकती है? 185 क्या बोल रहा है? ना, नहीं दोगे, क्योंकि वो तुम्हारी ही कंपनी की डायरेक्टर है। लेकिन रितिका भी पढ़ के गई थी, 202 बोलता नहीं नहीं ले सकते हो। क्या बोले सर ठीक है ना, 185 ना बोल रहा है ना, 202 तो बोल रहा है ना, दे दो 202 के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 202 में ऐसा लिखा हुआ है, वो जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? बस खत्म सेक्शन। नहीं नहीं अभी नहीं, अब मान लो, ध्यान से पहले मुझे बोलने दो नालायक। रितिका जो है वो कंपनी की क्या है? डायरेक्टर है। अब रितिका के स्पाउस उस कंपनी के क्या बन रहे हैं? एमडी, ठीक है? अब कंपनी जो है इसके स्पाउस को 3 साल की सैलरी एडवांस में दे रही है, क्या उसको 185 में लेके आए, यानी एडवांस सैलरी, क्या हम उसको लोन माने? नहीं। तो बोला चेक करो, क्या ऐसी हरकत कंपनी ने ओनली इसके स्पाउस के साथ की है? क्या इसके स्पाउस को सिर्फ एडवांस मिला है? तो ठीक है, अगर एडवांस मिला है सिर्फ इसके स्पाउस को, मतलब कुछ तो झोल है, 185 लगाओ, मतलब नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। और अगर सबके साथ हो रहा है तो दे तो सकते। ठीक। तो दे सकते हो, क्योंकि कंपनी का नेचर ही वैसा है ना। नेचर ही वैसे है। आ रही ये बातें समझ में नहीं? पक्का? सो कोई डाउट? हाँ एक डाउट है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सिंगल पर्सन पे 185 लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंगल पर्सन मतलब? सिंगल डायरेक्टर पे अगर उसके स्पाउस और उसका ट्रीटमेंट में उसको मिलेगा 185 की उसको नहीं मिलेगा, कि सबको अगर मिला? क्वेश्चन मेरे यहाँ के ऊपर जा रहा है। यार सर आपको कौन सा मेरे दिमाग के ऊपर गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? थोड़ा धीरे आराम से। एक सेकंड। हाँ आपकी स्पाउस Correct. आपकी कंपनी, मतलब किसी कंपनी में, सेम कंपनी में आपसे ऊपर की पोस्ट पे, मतलब लाइक आप डायरेक्टर हो, एमडी रहे, ठीक है। तो उनको कंपनी ने, अगर आपने जैसे एग्जांपल दिया 3 साल का सैलरी एडवांस में दिया, तो 185 लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर कंपनी का जनरल नेचर ही है सबको एडवांस देना, तो 185 नहीं लगेगा। सिर्फ मेरी स्पाउस को एडवांस दिया गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, 185 लगाओ। ठीक है, यही क्लियर करके बता देते हैं, इतना यही तो मैंने क्लियर करके बताया ना, तब से वही तो बोल रहा हूँ मैं, तब से मैं वही तो बोल रहा हूँ नालायक। मुंह माया से बाहर निकलो। ओ चलो अब ध्यान से दूसरा एग्जांपल सुनना, सोच के आंसर देना। महिमा कंपनी की रॉ मटेरियल सप्लायर है, सुनना एग्जांपल बहुत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है।
सुनो बेटा एग्जांपल और सोच के बताओ 185 लगेगा या नहीं। महिमा कंपनी की रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है। महिमा को रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। कंपनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए महिमा को एडवांस में 2 करोड़ दे दिया। एडवांस में 2 करोड़ दे दिया कि बेटा एडवांस रखो, तुम्हारा 6 करोड़ का टोटल रॉ मटेरियल है, हम आपको 2 करोड़ एडवांस में दे रहे हैं। आपसे बस इतना पूछ रहा हूं 185 लगेगा या नहीं। महिमा रॉ मटेरियल सप्लायर है, वो रॉ मटेरियल देती है और उसको कंपनी ने एडवांस में पेमेंट दे दिया 2 करोड़ का, क्या 185 लगेगा? सप्लायर है ना, वो थोड़ी डायरेक्टर है। लेकिन बेटा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? लोन और एडवांसेस, तो उसको एडवांस तो दिया गया ना। अरे पर वो ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्सन के लिए ना, वो तो ऐसा लिख के आओगे। ध्यान से सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि बेटा पता कर कि वो एडवांसेज सिर्फ उसको ही दिया गया है या कंपनी का जनरल कैरेक्टर एडवांसेस देना। अगर कंपनी का जनरल कैरेक्टर एडवांसेस देना तो 185 नहीं लगेगा, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? देखो ये तो स्पेसिफाइड पर्सन है, लेकिन लॉ में सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? एडवांसेस। एडवांस की बात करो मैं, अगर कंपनी किसी को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एडवांस देती है तो 180 सेक्शन है ना, देखो 180 तो अलाउ ही कर रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ 185 में आएगा नहीं आएगा, तो बेटा आपको एग्जाम में आप क्या लिखोगे? सर वो तो स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आ रहे, इसलिए हमारा दिल टूट गया, हम तो दे ही नहीं सकते। 185 स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ही है ना। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जाम में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज क्या करेगा? एडवांसेस, और क्या बोलेगा 185 में क्या लिखा हुआ है? एडवांस। तो तुम नहीं, वो अपने को जज करना बेटा। अगर वो रॉ मटेरियल सप्लायर है, अगर वो कंपनी का नेचर ही है कि वो सबको ऐसे एडवांस देता है, तो वो दे सकता है। दे सकता है। अगर वो स्पेसिफिक है तो नहीं दे सकता। नहीं दे वो सकता। 185 में भी नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। सिंपल अपन को 2 बातें लिख के आनी कि सर देखो 185 में आपने स्पेसिफाइड पर्सन लिखा है, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में वो एडवांस वाला नहीं आ रहा क्योंकि वो बिजनेसमैन है, और आप जो ये एडवांस दे रहे हो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं है, आपका कभी नेचर ही नहीं रहा एडवांस देने का, आप उसको सिर्फ एडवांस दे रहे हो, You can't give and you are not applicable under section 185। आ रही ये बातें समझ में? और उसके बाद कंटिन्यू देना तो चलो चलेगा, वो नेचर है। एडवांस नहीं मिला क्योंकि नेचर ही नहीं है। मैं वही तो बोल, वो नॉर्मल बिजनेस रिलेशन हो गया ना, वो नॉर्मल बिजनेस रिलेशन हो गया। अरे छोड़, तो तुक्का मार रहा था। नहीं बेटा, बहुत डेंजर है ये 185। अब देखो ये जितनी बातें मैंने आपको 2 बताई ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 195। देखो क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू। पहला क्या लिखा हुआ है? द गिविंग ऑफ एनी लोन टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस। दूसरा, पर्सुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय मेंबर। ध्यान से, अगर मान लो रितिका के स्पाउस आ रहे हैं, उसको एडवांस सैलरी दिया जा रहा है और शेयर होल्डर ने बोल दिया दे दो, तो दे दो। लेकिन शेयर होल्डर कैसे बोलना चाहिए? बाय वे ऑफ एसआर, बाय वे ऑफ। नालायक, क्या कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? देखा मैंने, अब छोड़ दो। बाय वे ऑफ एसआर, याद रहेगा। मैंने ये बोला रितिका के स्पाउस आ रहे हैं, उनको एडवांस सैलरी दी जा रही है, कंपनी का कैरेक्टर नहीं था एडवांस देने का, लेकिन फिर भी दिया, ठीक है, और एडवांस सैलरी दिया और शेयर होल्डर से परमिशन ले लिया बाय वे ऑफ एसआर। तो अगर शेयर होल्डर ने बोला तो दे देंगे, सिंपल सी बात है। कंपनी किसकी? पैसा किसका? जो करना है शेयर होल्डर करने दो ना, अपन को क्या पड़ी है। आ रही है बातें समझ में नहीं? मैंने पहले ही बोला था बेटा आज तुम 2 सेक्शन में एग्जॉस्ट हो गए, ये तो अभी 185 चल रहा है। एग्जॉस्ट का नहीं है, इसमें इतनी बातें हैं ना बेटा लर्न रखने को, बहुत हो गया अभी तक दुख रहा है। बातें समझ में आई? 185 पक्का। चलो तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? किधर पहुंच रहा है? 196 बेटा, 196 पेज पे तो पढ़ रहा हूँ। तीसरा किधर है? पॉइंट नंबर बी। ये कंपनी, हाँ। उधर तक नहीं पहुंचे अभी तक। हाँ अभी तो उधर ही है भाई।
अभी बाकी है सेक्शन। तो अभी तो शुरुआत हुआ है। आगे देखो पॉइंट नंबर बी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड लोन और गिव्स गारंटी और सिक्योरिटी for due payment of any loan and in respect of such loan and interest is charged at a rate less than the bank rate determined by the Reserve Bank of India। सुनो ध्यान से, कंपनी मान लो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन, मान लो मेरा कंपनी है जिसका काम है लेंडिंग करना, लोन देना और लेना मेरा काम ही है। तो मान लो मैं अगर एक पर्सन को लोन दे रहा हूं, मान लो मैं आरिका को लोन दे रहा हूं, सबको लोन देता हूं 5% इंटरेस्ट पे जो आरबीआई का है, और आरिका को दे रहा हूं 1% पे। गलत बात। अगेन कुछ तो इंटरेस्ट होगा, तो क्या बोला 185 लगाओ। लेकिन अगर तुम आरबीआई के रेट के बराबर इंटरेस्ट ले रहे हो तो नो 185, तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का। पॉइंट नंबर बी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर सी। अगर कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को और होली ओन सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रहा है, कंपनी किसको लोन दे रहा है? अपने ही कंपनी को या अपने होली ओन सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रहा है, तो बोला 185 नहीं लगेगा, दे सकते हो। किसको दे रहा है? अपने होल्डिंग कंपनी को या अपने होली ओन सब्सिडरी कंपनी को। कोई दिक्कत? पक्का। चलिए नेक्स्ट। 1 मिनट पहले मेरा ब्रेक तो हो जाने दो। यहां तक समझ में आया? पक्का। चलो उसका नीचे देख लो बेटा, एक्सप्लेनेशन करके लिखा हुआ है। वो जो बताया था ना स्पेसिफाइड पर्सन, वो वही लोग हैं। 5 जो बातें बताई थी ना ये वाली, वो उन्हीं लोगों का नाम लिखा हुआ है। अगर तुमने इस सेक्शन का वायलेशन करके लोन दिया तो देखो पेनल्टी कितनी है। कंपनी को लगेगा 5 लाख से लेकर 25 लाख तक, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 6 महीने तक की जेल, 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का फाइन, अगर इस सेक्शन के बियॉन्ड जाके लोन दिया तो। याद रहेगा। और कंफर्म बोलता हूं बेटा, इस सेक्शन का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म। और डायरेक्टर चैप्टर तो छोड़ के नहीं जाना है बेटा, सांसें हैं हमारी ये। डायरेक्टर चैप्टर तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। 40 नंबर का सवाल है भैया। नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। इसको थोड़ा ज्यादा भाव ज्यादा दे रहा है। ऐसा होता है ना, घर के दामाद होते हैं ना, ये दामाद है, डायरेक्टर चैप्टर ही दामाद है बेटा। इतना प्रेफरेंस इसको मिलेगा ना, पूछो मत। सर ऑनलाइन बैठ सकते थे ना? नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है नालायक। क्लास में आके ये हालत खराब है। जब ऑनलाइन में सिर्फ मैं बोल रहा होता लैंडिंग कंपनी का होल्डिंग का डायरेक्टर, फिर तो पता चलता अमित सर के सिर्फ डांस चल रहे ना, और कुछ तो चल नहीं रहा। चलो 185 समझ में आया? 5 मिनट रुक लो, आ जाओ। सेक्शन नंबर आ जाओ। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। हाँ अभी देख रहे हो उसका, अभी थोड़ी देर बाद उसका चेहरा पीछे जाएगा। अरे 9:45 हो गया, सर को बोलना। कैंसिल कर दिया ना, फिर ठीक है, फिर आज बैठते हैं 10:30। चलो 186 बेटा, ठीक है। बहुत एकदम इजी सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन का नाम है इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी। देखो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी, देखो नाम में ही दर्द है। इंटर कॉर्पोरेट क्या? लोन, इन्वेस्टमेंट और गारंटी। सोचो इस सेक्शन का दुख इतना था, मुझे इसका पुराना वाला सेक्शन भी आज तक याद है, सेक्शन 372A 1956 के लॉ का। ठीक, इतना डेंजर सेक्शन। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इंटर कॉर्पोरेट 3 बातें, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी। पहले सेक्शन के थीम को समझते हैं।
एक कंपनी ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को लोन देना चाहता है, कौन सा सेक्शन लगाएगा, कौन कंपनी लगाएगा, इस बात को भी समझो। कौन दे रहा है लोन, तो 186 की कंप्लाई भी कौन करेगा, ए। ध्यान से, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ध्यान सुनो, बी लिमिटेड को लोन दे रहा है सी लिमिटेड, और ए लिमिटेड बी लिमिटेड को गारंटी दे रहा है कि भैया तू दे दे उसको, नहीं देगा तो मैं पे कर दूंगा। बी ने सी को दिया, नहीं, सी ने बी को लोन दिया, बी को, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, भैया गारंटर चाहिए मुझे, तो ए लिमिटेड ए ने बोला ठीक है तू दे दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बात मुझे बता, कोई भी इंसान किसी की गारंटी ले रहा है तो कुछ तो झोल होगा, कुछ तो इंटरेस्ट होगा। तो 186 कब लगेगा समझा, किसके ऊपर लगेगा वो समझा, किसके ऊपर लगेगा, जो लोन दे रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो गारंटी दे रहा है। तनिषा और रिया समझा, इतनी बात समझा। 186 तब लगेगा जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है, दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और गारंटी दे रही है, तो क्या लगेगा, 186 लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब देखो 186 में क्या बोल रहा है, तुझे देना क्या है, लोन, इन्वेस्टमेंट और गारंटी। ठीक है, मुझे बताओ कंपनी के काम जनरली कौन करता है, डायरेक्टर। ठीक है, तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि यहां पे हम बात करते हैं कि ये लोन कौन दे सकता है, तो बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी औकात में कितना दे सकता है, लिमिट्स में लिखो। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा, इससे जल्दी याद होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी औकात में कितना दे सकता है, ठीक है, कितना, ध्यान से देखो, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और 100% ऑफ फ्री रिजर्व विच एवर इज हायर। दो चीज निकालो, इन दोनों के हायर लिमिट तक किसकी पावर है, बोर्ड। अब सुनो, मैं बहुत डेंजर वर्ड बोल रहा हूं, हायर से भी हायर देना चाहते हो तो शेयर होल्डर की एसआर लगेगी। क्या बोला मैंने, हायर से भी हायर देना चाहते हो तो शेयर होल्डर का क्या लगेगा, एसआर। देखो इन दोनों का जो हायर आया, यहां तक देना चाहता है बोर्ड, किसी से मत पूछो, दे दो तुम, एब्सोल्यूट पावर है तुम्हारी, दे दो दूसरी कंपनी को, दे दो, किसी से पूछो ही मत। ठीक है, लेकिन इस हायर से भी हायर देना चाहते हो, मान लेते हैं हायर आया 1 रुपया और ये देना चाहता है 1.25, 25 पैसा ज्यादा, तो शेयर होल्डर से क्या लेना पड़ेगा, एसआर। ठीक है, ध्यान सुनो, ये वाला जो लॉ है ना, ये मैंने पढ़ा था। अब इस लॉ में एक अमेंडमेंट आ गई। क्या आया, ध्यान सुनना पहले। अब अमेंडमेंट का देखना आपके साथ, मतलब टाइम पास हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले आप पूछोगे अमित सर पहले ये बताओ पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। ये सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अकाउंट्स के महारथी हो भाई, जितना शेयर का पैसे दे दिया वो पेड अप है, वो पेड अप है। चलो अब मैं लिख के बता रहा हूँ, बताना पेड अप कितना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, इसमें से ये कॉल्स इन एरियर्स है 10 लाख का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 लाख, कॉल्स इन एरियर्स है 5 लाख का। मुझे बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। उसमें इक्विटी में 60 है, हाँ 40 है ना, हाँ 30 लाख से 40 और 10 कॉल्स इन एरियर्स है, 30 लाख से 30 और 55 यानी 85। सबका आंसर यही है, नहीं पक्का। नहीं 30 लाख होगा, सिर्फ 30, ये नहीं लेंगे ना। नहीं प्रेफरेंस शेयर्स को हम पेड अप में काउंट नहीं करते। वेरी गुड, प्रेफरेंस को पेड काउंट नहीं करते। ओ नलाई को 85 लाख इज द करेक्ट आंसर। तो सर बोला क्यों आपने उधर, हिले क्यों। कैपिटल शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस माइनस कॉल्स इन एरियर्स। याद रहेगा, पेड अप शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी प्लस माइनस कॉल्स इन एरियर्स। याद रहेगा। अच्छा, फ्री रिजर्व का बताओ जल्दी से मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व।
फ्री रिजर्व में 4 चीजें आती है बेटा, ध्यान सुनना। फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, लिख लेना। फ्री रिजर्व में आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, क्या लिखूं? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। फ्री रिजर्व इंक्लूड्स डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 4 चीजें बेटा फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा किसी की तरफ देखना भी नहीं है, समझ में आया? तो देखो फ्री रिजर्व का मतलब क्या, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। सोच के बताना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब, नहीं सॉरी, नेट प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब एक्सपेंस वही है ना, लॉस। सॉरी नेट लॉस। और बातें समझ में आ रही है? ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, फ्री रिजर्व का मतलब 4 चीजें। अब देखो लॉ मेकर ने क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। अब लॉ मेकर ने यहां पे अलग से लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोला, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी। आपके साथ बताओ टाइम पास हुआ या नहीं हुआ? भैया फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में क्या आता है, एसपी आता है ना, तो तुझे अलग से एसपी लिखने की जरूरत क्या थी? ये दिखा रहे थे कि हम लॉ मेकर हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं अलग से यहाँ पे एसपी लिख दूं तो बच्चा 2 बार एसपी ऐड करेगा, क्या बोलेगा, फ्री रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ, एसपी इज ए पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, और अलग से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, एसपी। तो ध्यान से एग्जाम में फॉर्मूला यही लिख के आना है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी। लेकिन जब फ्री रिजर्व लेना तो एसपी को ऐड मत करना, कर देना अगर तुम अलग से एसपी नहीं दिखा रहे हो तो। बस इतना याद रखना, 2 बार एसपी नहीं जाना चाहिए, याद रहेगा। अगर फ्री रिजर्व दिया होगा तो हम लोगों से पता चलेगा इसमें एसपी इंक्लूडेड है कि नहीं। वो तो लिखा होता है क्वेश्चन में कि एसपी कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, पूरा बैलेंस शीट आता है बेटा इसका। एक बड़ा सा बैलेंस शीट आएगा और तुम्हें जज करके बताना है लोन दे सकते हैं या नहीं, और दे सकते हैं तो किसको दिखाता हूँ क्वेश्चन, मेरे नोट्स में लिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दे रखे मैंने। बातें समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट? चलो दोबारा बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टर अपनी लिमिट्स में कितना दे सकता है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व विच एवर इज हायर, हायर से भी हायर कर रहा है तो ऐसा। क्लियर है? अब ध्यान से, यही तो है ना, यही अमेंडमेंट था एसपी, ठीक है। फ्री रिजर्व का मतलब समझ में आ गया? पक्का? चलो अब ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं सुनना। ये जो हायर की लिमिट है ना बेटा, एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड, ये जो हायर की लिमिट है एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी अगर कोई लोन दे रखा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो और आने वाली इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के लिमिट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नया नया लिमिट, ऑलरेडी आपने कितना कर रखा है और कितना करने वाले हो, दोनों मिला के हायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो मेरा हायर निकल के आया 60, हायर कितना निकल के आया 60, मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है 40, तो बोर्ड और कितना कर सकता है 40, एग्जिस्टिंग कितना है 20, तो और मैं कितना कर पाऊंगा 40, लेकिन बोर्ड बोला नहीं मुझे तो 50 करना है, तो बेटा इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा ना, तो क्या लगेगा, एसआर। एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड दोनों मिला के क्या होगा, लिमिट है। एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड, एग्जिस्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी आपने कर रखा है प्लस जो आप करने वाले, दोनों मिला के इस हायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हायर से ज्यादा हो गया तो एसआर। एसआर पास करेंगे तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे ये तो बताओ, MGT14, ठीक है। एक दिन किसी को कॉल करूंगा और सीधा बोलूंगा हेलो बेटा बताना जरा एसआर के लिए कौन सा फॉर्म है, नींद में ही बच्चा बताएगा सर ये तो आप जब पूछो तब बता देंगे, MGT14। एक कंपनी लॉ में पूरा यही तो याद हुआ है हमें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का?
अब बेटा इसे बमबारिश करना शुरू करते हैं। खत्म नहीं अभी तो नालायक शुरू हुआ है। सुनो सुनो, अगर मान लो मेरी कंपनी एग्जांपल है, सुनो, मेरी कंपनी साक्षी के कंपनी को लोन देना चाहती है, लेकिन मेरी कंपनी ने ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखे हैं, तो मत दो, उसको बचाओ। सेक्शन देखो क्या बोल रहा है, मेरी कंपनी ने ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, ऐसे और पूछते हैं वो लोग। हाँ ऐसे तो बेटा सिंपल सी बात है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे तुम दिल लगाओगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, और दिल जहां भी लगाओगे वहां पे आंसर गलत होना है। तो देखो इसलिए मैं सारे दिल का कंफ्यूजन इधर ही दूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिला है भैया, हमने ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखा है और मैं किसी दूसरी कंपनी को क्या दे रहा हूँ, लोन। सुनो बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा कंपनी ने ऑलरेडी लोन ले रखा है, किससे, बैंक से, और टाटा कंपनी रिलायंस को लोन देने जा रही है। बैंक वाले क्या बोलेंगे, भैया इधर सुन, तूने लोन किससे लिया है और तू किसको दे रहा है, ठीक है, ऐसा कैसे चली ये बात। तो डिपार्टमेंट ने बेटा इसके लिए 2 लॉ बना दी, ठीक है, ध्यान सुन, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, सुन भाई, जिस कंपनी ने लोन ले रखा है किससे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनको क्या बोला कि ठीक है तुम दूसरे कंपनी को दे रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम जो भी करो अपनी लाइफ में, लेकिन तुम अगर इस लिमिट तक लोन ले रहे हो, किस लिमिट तक ले रहे हो, हाँ मतलब दे रहे हो, सॉरी, इस लिमिट तक लोन दे रहे हो, किस लिमिट तक, हायर वाली लिमिट तक, यानी BR की लिमिट तक, बोर्ड रेजोल्यूशन की लिमिट तक, तो बोला ठीक है तुम दे दो, लेकिन हमारा इंस्टॉलमेंट टाइम पे आना चाहिए, किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का और इंटरेस्ट का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम दो ना, तुम्हारी लाइफ। लेकिन अगर तुम इसके बाहर जाओगे शेयर होल्डर से, तो सिर्फ शेयर होल्डर से मत पूछना, हमसे भी पूछ लेना, इतना ही है ना। हाँ, यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, कब, जब 60% से भी 100% से भी ज्यादा ले रहे हो। आ रही है बात समझ में। तो देखो बोर्ड अपनी औकात में ले रहा है तो बैंक से पूछने की जरूरत नहीं है, कब, जब तुमने टाइमली उनका EMI पे किया है। लेकिन बोर्ड अपनी औकात के बाहर जाके ले रहा है, मतलब शेयर होल्डर से पूछ के ले रहा है, तो हर एक टाइम पे तुझे बैंक से पूछना पड़ेगा, चाहे तो उनका टाइम पे EMI दो या ना दो। आ रही है बातें समझ में, कोई डाउट। लेकिन ध्यान से, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, 186 विल नॉट अप्लाई ऑन 5 कंपनीज, 5 जगह पे 186 नहीं लगेगा। 186 कहां पे नहीं लगेगा, ध्यान सुनना, सिर्फ रट्टा मार दो। बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का धंधा ही वही होता है ना। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उनके ऊपर नहीं लगेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देन इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, और जिनका ऑर्डिनरी बिजनेस ही है लेंडिंग एंड बोरोइंग का, उनके ऊपर नहीं लगेगा। पेज नंबर 198 और 199 पे, पेज नंबर 198 पे 3 बातें, बोला ना आपने। हाँ टोटल 6 हो गए बेटा, 7 हो गए, 7। देखो कौन कौन सी, बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 198 पे लिखा हुआ है। 199 पेज पे, जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देती है, यानी आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करती है एसेट वगैरह परचेज करने के लिए। देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके नीचे देखो अगेन पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, और बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी जिनका मेन बिजनेस ही है क्या है बेटा, इस टाइप के काम करना। ठीक है, टोटल कितने हो गए, रिपीट हुआ ना। हाँ रिपीटेशन बोल सकते, देखा जाए तो 5 बातें हैं सिर्फ। 6 क्लियर है, ये रट्टा हो गया। अब आ जाओ उसी पेज पे 199 पे 186 सबसेक्शन 1 करके दिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉट मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शैल नॉट अफेक्ट अ कंपनी फ्रॉम acquiring any other company incorporated in a country outside India if such other company has investment subsidiary beyond 2 layers। एक ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, अगर तुम अपनी ही सब्सिडरी को दे रहे हो तो नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। मान लो मेरी सब्सिडरी आरिका, आरिका की सब्सिडरी साक्षी, साक्षी की सब्सिडरी रितिका,
तो मैं किसको दे सकता हूँ? आरिका, साक्षी तक, उसके बाद नहीं दे सकता। लेकिन अगर मान लो रितिका मेरी जो है ना वो फिरंगी है और फिरंगी लॉ बोलता है कर दो, तो कर दो। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? तो 186 कहां नहीं लगेगा, समझा? अब आओ बेटा इसके प्रैक्टिकल सम्स कैसे करने हैं उस बात को समझते हैं। हाउ टू डू द प्रैक्टिकल सम्स। अच्छा, इस सेक्शन का वायलेशन किया तो पेनल्टी देखो ज़्यादा नहीं है बेटा, कंपनी के ऊपर 25,000 से लेके 5 लाख तक, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 2 साल तक के लिए जेल जा सकता है, और 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन है। बताओ कंपाउंडिंग होगा? क्या बोला? 25,000 नहीं होगा, एंड लिखा है। 2 इयर्स तक का क्या है बेटा? जेल एंड विथ फाइन। नहीं होगा, याद रहेगा? पक्का? ओ भैया बातें समझ में आई सबको? चलो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन पेज नंबर 201 पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है बेटा। अब देखता हूँ किसका दिमाग, कैलसी निकालो सब। सर वो तो हम लाए नहीं है ना? वो तो हम लाए नहीं है ना? देखो, ओ बेटा इट्स कॉल्ड मोबाइल। आपने भी बोला था मैं मोबाइल में कुछ भी बोल सकता हूँ, कैलकुलेटर, कैमरा। देख रहे हो बातें कितनी जहन तक बैठा रखी है। चलो बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना सीखो। पीछे वाले भाइयों इधर मोबाइल साइड रखो। अच्छा हाँ सॉरी। देखो बेटा एक कंपनी है VCD लिमिटेड। VCD लिमिटेड एक कंपनी है बेटा जो चाहती है कि हम 80 करोड़ का लोन दे JN लिमिटेड को। डाटा हम इधर लिखते हैं। कंपनी का नाम क्या है? जो किसको लोन देना चाहती है? JN लिमिटेड को। कितने करोड़ का? आपको पूछ रहा है क्या वो कंपनी दे सकती है या नहीं। ठीक है, चलो आपको VCD लिमिटेड का बैलेंस शीट दे रखा है, ध्यान से। बैलेंस शीट में सिर्फ उसकी तरफ निगाहें डालो जो अपने काम की चीज है, बाकी सबकी तरफ देखना भी नहीं है, बुरी बात। ठीक है बेटा, अपने फॉर्मूले में क्या था? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, यही था। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। किसकी औकात में? क्या था फॉर्मूला? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, सॉरी 100% ऑफ फ्री रिजर्व विच एवर इज हायर। वो बेटा फ्लो में ज्यादा हो गया, विच एवर इज हायर। ठीक है, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितना दे रखा है बेटा? 50 प्लस, और ये सारा अमाउंट बेटा करोड़ में है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। प्लस 10 आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, सॉरी प्रेफरेंस है, तो 50 प्लस 10 60 हमारा क्या हो गया? पेड अप शेयर कैपिटल। 60 हमारा क्या हो गया? पेड अप शेयर कैपिटल। आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 10। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? 60। उसके बाद अब ध्यान से फ्री रिजर्व में देखो क्या क्या दे रखा है अपन को। 60 प्लस क्या क्या है आपके पास? 100। अच्छा सीधा 100 दे रखा है बेटा। 100 फ्री रिजर्व है। अब मुझे बताओ डिबेंचर को लूं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व लूं? नहीं ना, नहीं लेंगे। डिविडेंड था बेटा वो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, चलो जल्दी बताओ कितना आ गया भैया? 60 और 10, इसका 60% कितना आ गया? 96 करोड़। आया नहीं आया? 96 करोड़ आ गया। और 160 इंटू 60 आया ना, नलायक। 100% ऑफ FR कितना है? 100, उसका 100% कितना आएगा? रिया बेटा बताओ कितना दे सकता है बोर्ड अपनी औकात में? 100। वेरी गुड, मतलब अब नींद खुल गई नलायक की। चलो 100। अब जल्दी से बताना हमने क्या बोला था? ये हमारा ओवरऑल लिमिट आ गया। अब बताओ इसमें से एग्जिस्टिंग लिमिट माइनस करेंगे। देखो क्या कंपनी ने कहां कहां पे लोन दे रखा है, जल्दी बताओ क्वेश्चन पढ़ के। पीटर्स लिमिटेड में
पी लिमिटेड में कितना दे रखा भैया, पीटर्स लिमिटेड में 5 माइनस कर देंगे, स्टील में कितना माइनस कर देंगे। और देखो एक और गारंटी दे रखा है कितने का, 10 करोड़ का। गारंटी दे रखा है 10 करोड़ का। तीनों माइनस करने के बाद अब कितना बचेगा, 75। रिया बेटा जल्दी बताओ, 75 ही करोड़ उसका बचा और वो देना कितना चाहता है, क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से एसआर पास करना पड़ेगा। बस इतना ही पूछ रखा था तुम्हें वेरी गुड। बेटा। 75 बचा ना, और तुम देना कितना चाहते हो, तो क्या लेना पड़ेगा एसआर। अब पता है क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स। ओ नलायक, अभी एक और क्वेश्चन करना है। अच्छा अब ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को अगर तुमने ऐसे करके आया 0 नंबर है, 1 नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो लॉ लिखोगे, एज पर सेक्शन नंबर 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन गिव लोन टू अनदर कंपनी इफ कितना तक, ये वाली लिमिट। पूरा लॉ लिखो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर कंक्लूजन लिखो, तब जाके 8 मार्क्स की उम्मीद करो। लॉ के बाद फॉर्मूला, पहले लॉ लिखने का, फिर फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन, फिर ये लिमिट निकालने का, मतलब एग्जिस्टिंग में से माइनस करो। प्रेजेंटेशन देख लो मेरे नोट्स में कैसे दे रखा है, कैलकुलेशन पे क्या बोले, देख रहे हो लास्ट में मैंने कैलकुलेशन लिखा है। ये लिमिट निकालो, एग्जिस्टिंग लिमिट माइनस करो और फिर आंसर। सिंपल, जैसे मैंने अपने आंसर प्रेजेंट किया ना वैसे ही लिखना, समझा। चलो अब एक आप लोगों को चैलेंज बेटा, देखो आप लोग सॉल्व कर पाते हो नहीं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। डाटा मैं लिखता हूँ, डाटा नहीं देता। हो गया बेटा। दमानंद दुई, आ जाओ। क्वेश्चन मैं बेटा लिख रहा हूँ, आपको फटाफट सॉल्यूशन करके बताना है। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखो। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख का, 50 लाख, कॉल्स इन अरियर्स है, कॉल्स इन अरियर्स है 50,000 का, ठीक है। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 15 लाख का। हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी दे रखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी दे रखा है 10 लाख का। उसके बाद हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 15 लाख का। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है 12 लाख का। एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है 10,50,000 का। सिंकिंग फंड रिजर्व दे रखा है 11 लाख का। जीआर दे रखा है 40 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 22 लाख का। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ना, सॉरी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व दे रखा है 6 लाख का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आपको बोल रहा है बताओ कितना कंपनी लोन दे सकती है, ठीक है। चलो सबसे पहले श्रेया, सॉरी तनिषा, जल्दी बताओ इसमें से कौन कौन सा हमारे काम का चीज है, सिर्फ इतना बता दो हमारे काम का चीज। तनिषा जल्दी बताओ कौन कौन सा हमारे काम का चीज है। करेक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर। और कोई काम का नहीं है बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ये कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है पक्का। साक्षी फटाफट सिर्फ फॉर्मूला बता दो। 60% of paid up share capital plus free reserve plus securities premium और 100% of free reserve और 100% ऑफ फ्री रिजर्व। higher। बस बस बेटा बस। रितिका जल्दी 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बताओ क्या क्या लिखूं। 60% ऑफ, जल्दी बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख 50 लाख का मेरा इक्विटी माइनस 50,000
पहले हम जनरल रिजर्व दे देते हैं ना, सॉरी ये प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस 15 लाख माइनस 50,000। क्लियर है? यही करना है। जल्दी बताओ ये अमाउंट कितना आया? 65 यानी 64 लाख 50,000। ये है ना 64 लाख 50,000। इसमें क्या और ऐड करना है? प्लस फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 15 लाख। अब बताओ फ्री रिजर्व में क्या क्या लोगे? अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कितना? 6 लाख प्लस 22 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस और कुछ लेंगे? नहीं लेंगे बेटा, बताया ना ऑलरेडी हमने एफआर ले लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया ना, दोबारा नहीं लेंगे। जल्दी बताओ कितना निकला इसका 60%? इन सब का 60% निकालो। 88 लाख 50,000। वेरी गुड, 88 लाख 50,000। किसको किसको हमने किया? इन सब को ऐड किया और उसका सीधा 60%। इन सब का सीधा क्या ले लिया? 60%। क्या गया? 88 लाख 50,000। चलो अब क्या लेंगे? 100% ऑफ एफआर। ये करेंगे। चलो एफआर में क्या क्या लेंगे? 15 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, 22 लाख लेंगे और 40 लाख लेंगे। बताओ इसका 100% कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर खत्म। 83 लाख। 83 लाख आ रहा समझ में? आया बेटा 83 लाख? कोई दिक्कत? विच एवर इज हायर, यानी 88 लाख 50,000 तक अगर आप लोन देना चाहते हो तो ओनली क्या लगेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। और इससे ज्यादा दोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां तक दोगे तो बोर्ड रेजोल्यूशन, इससे ज्यादा दोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ध्यान से एक बात सुनना, बार बार मैं बोर्ड रेजोल्यूशन बोल रहा हूं ना, इसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी है। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता। बोर्ड मीटिंग बुलाना क्या है? कंपलसरी है। बोर्ड मीटिंग बुलाना क्या है? कंपलसरी है। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया? ये था। बताओ मजेदार सेक्शन था या नहीं था? ये अच्छा था। उसके पहले वाला चले आगे। नहीं। अरे सब